अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए चलते हैं 31वें सवाल की तरफ। दर्जन जुमले पढ़ें और सही जवाब पर निशान लगाएं। चार्ल्स वुड का इरशाद 1854 में पास हुआ। चार्ल्स वुड एक अंग्रेज यहाँ के वो थे, गवर्नर कह लीजिए, या अंग्रेज यहाँ के हुक्मरान थे। जब हमारा मुल्क अंग्रेजों का गुलाम था तब चार्ल्स वुड एक एक्ट था जिसका नाम था चार्ल्स वुड एक्ट। वो एक्ट कब पास हुआ? 1854 में। सही है या गलत, कोई बच्ची बताएगी? किसी को याद हो तो? कैसे पता? सही। पंजाबी एक ऐसी जबान है जिसमें कई रंग हैं। ये 2 रस्मुल खतों ग्रंथी और फारसी में लिखी जाती है। सही या गलत? जी सर। जी सही। ओके, चलिए सही। अच्छा, ये नहीं पता। 10 जुमले पढ़ें और सही जवाब पर निशान लगाएं। संन्यास आश्रम के मुताबिक जिंदगी के 2 मराहिल जिस्मानी पैदाइश के साथ शुरू नहीं होते बल्कि मुकद्दस धागे की तकरीब से शुरू होते हैं। सही या गलत? सही है, क्योंकि जो जनेब की एक रस्म होती है वो होती है संन्यास आश्रम में, वो बाद में ही होती है। इसलिए ये बात सही है कि तकरीब जिस्म के साथ शुरू नहीं होते। छूत छात की जड़ें वैदिक दौर के आखिरी मरहले में पड़ी और बुद्ध के दौर में एक अलहदा शनाख्त में मुंजमद हो गईं। सही या गलत? गलत। क्यों, कैसे गलत? बुद्धिज्म ने इसको एक अलग रंग दिया। सही है ये चीज। छूत छात की जड़ें वैदिक दौर के आखिरी मरहले में पड़ी। वैदिक दौर में क्या नाम है, सही चीज थी ये। वैदिक दौर में क्या नाम है, ये हुआ था कि जब आखिरी मरहले में पड़ी थी और बुद्ध के दौर में इसकी एक अलग शनाख्त कायम हो गई। तो ये सही है गलत, बताइए। ये है 32 का दूसरा वाला। मेरे ख्याल में सही है ये। 10 जुमले पढ़ें और सही जवाब पर निशान लगाएं। श्रीलंका में तामीर होने वाले पहली बुद्ध खानकाएं महावीर और अभागिरी थी। सही गलत? सही है। ओके। अमरावती और तिमरा लिपि के बंदरगाही शहर से आने वाले लोग अक्सर दूसरी सदी ईस्वी के बाद चीन में बस जाते थे। सही गलत? अच्छा, गदाधर चट्टोपाध्याय नाम है ये, चट्टोपाध्याय इंसानियत में इलाही खुसूसियत पर यकीन रखा। इंसानियत में इलाही खुसूस और इंसानियत की खिदमत को निजात की राह समझा। गदाधर। सही है जी, हाँ सही है। विवेकानंद नहीं है, विवेकानंद है ये, इसे भी ठीक कर लीजिए। विवेकानंद ने 1895 में न्यूयॉर्क में आलमी मजहबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। सर बता रहे हैं 1893 में शिकागो में की थी, तो ये गलत है। ठीक, निशान लगा रहे हैं आप लोग। थोनमी संभूत ने तिब्बत के लिए एक नई तहरीरी शक्ल इजाद की जो मंगोलिया और मानचूरिया की तहरीरी शक्लों पर असरअंदाज हुई। सही है ये। 4वीं सदी ईस्वी में डायनेस्टी ने चीन में इख्तिदार संभाला। इसके पहले बादशाह ने बुद्ध मत को रियासती मजहब करार दिया। गलत है ये।
25 अल्फाज में जवाब लिखने हैं आपको। 1905 से 1918 तक का दौर को इंतहा पसंदों का दौर कहा जाता है। उनकी सोच क्या थी? ये हमारा आज़ादी से पहले का वक्त है, 1905 से 1918। 1947 से पहले दो ग्रुप थे, इंतहा पसंद और इत्तेदाल पसंद। तो ये हमारे जो लोग थे, इनको इंतहा पसंदों का दौर क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज। इनका कहना था कि हमें मुकम्मल स्वराज चाहिए। तो आप इसका जवाब देख लीजिएगा। जाहिर है यहाँ पर इतने छोटे वक्त में मैं इतना सारा तो नहीं लिखवा सकती, क्योंकि मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं बहुत जल्दी, हाँ देखिए, मुकम्मल स्वराज, ये तो खैर मैं अब देख रही हूँ, मुकम्मल स्वराज। मैं खाली हेडिंग दे देती हूँ आपको, यानी मुकम्मल स्वराज की मांग की। इंतहा पसंदी यानी वो कहते थे बीच का रास्ता नहीं होगा, अब मतलब सीधा हमें हमारा मुल्क चाहिए, और उसके लिए वो मतलब करोड़ मरों की पॉलिसी अपनाते थे कि बस हर कीमत पे हमें मतलब हमें बाइकआउट करना है। उसके लिए वो क्या करते थे? बरतानवी चीजों का बाइकआउट करते थे, बरतानवी मसनूआत का बाइकआउट, करते थे। ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है आपके? सबसे इंपॉर्टेंट था मुकम्मल पूर्ण स्वराज, मुकम्मल स्वराज। बाकी स्वदेशी इनका खास लफ्ज है, ये स्वदेशी का मतलब अपने मुल्क की चीजें इस्तेमाल करना, स्वदेशी का इस्तेमाल यानी अपने मुल्क की चीजों का इस्तेमाल। तो ये तीन बड़ी अहम चीजें थी, इन्हीं को आप बढ़ा के लिख सकती हैं कि उन्होंने, देखिए ये 25 अल्फाज ज्यादा नहीं होते, आप ये भी लिखेंगे उन्होंने इंतहा पसंद वो लोग थे जो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, जिनको का कहना ये था कि हमें मुकम्मल आज़ादी चाहिए, और उन्होंने बरतानवी मसनूआत का भी बाइकआउट किया और स्वदेशी पर जोर दिया, अपने मुल्क की चीजों पर जोर दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। एक वक्त में दिल्ली एक शानदार शहर था, इस बयान की वजाहत करें जो इब्ने बतूता ने दिया। इब्ने बतूता ने क्या कहा? इब्ने बतूता ने कहा कि दिल्ली, सर निकालेंगे, एक शानदार शहर था जी। क्यों था, कोई बच्ची बताएगी? बताएगा कोई बच्चा? उनका कहना था कि ये शहर सुल्तानों, बादशाहों का मरकज था, यहाँ ऐशो इशरत थी, ऐशो इशरत थी जी। सकाफती मरकज था जहां सारी कौमें मिलके मुल्क की तरक्की के लिए काम करती थी, सब कौमें मिलकर रहती थी। सकाफती मरकज था जहां सारे मज़ाहिब और कौमों के लोग मिलकर रहते थे। इतना भी लिख लेंगी तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तारीखी, आपको पता है तारीखी इमारतें भी, तारीखी इमारतों का भी मरकज था। फारसी जबान वस्ती दौर में तरक्की पाई, इस बयान की हिमायत करें दो नुकात से जी। तो फारसी जबान की वस्ती दौर में तरक्की हुई, कैसे हुई? दो नुकात बताने। एक,
कैसे हुई? मुगल सल्तनत की सरपरस्ती की वजह से, नोट कर रहे हैं आप लोग? नोट कर रहे हैं? मुगल सल्तनत की सरपरस्ती की वजह से, सुन रहे, नोट कर रहे हैं नहीं बच्चे इसे? ये अदब और सकाफत का मरकज था, सकाफत का मरकज था, सॉरी, ये अदब और सकाफत का मरकज थी। मुगल सल्तनती की सरपरस्ती की वजह से ये अदब और सकाफत का, यानी इस जबान की वजह से अदब और सकाफत को फरोग था, और इल्मी कामों में भी इसका इस्तेमाल था, इल्मी कामों में इस्तेमाल। बुल्ले शाह क्यों मशहूर थे? बुल्ले शाह, आप लोग नोट कर रहे हैं, नजर आ रहा है? हाँ, तो बुल्ले शाह क्यों मशहूर थे? बुल्ले शाह मशहूर फलसफी, शायर और सूफी संत थे, सूफी संत थे। बुल्ले शाह एक मशहूर शायर, सूफी संत थे। इनकी शायरी मोहब्बत, इंसानियत और खुलूस और इंसानों को मिलकर रहने का पैगाम देती थी, इसी वजह से ये इतने मशहूर हुए। इनकी शायरी मोहब्बत, खुलूस और साथ मिलकर रहने का पैगाम देती है। शायरी तो अभी भी है ना, इसलिए इतने मशहूर हुए ये। ठीक है, ठीक है। बुल्ले शाह मशहूर फलसफी, शायर और सूफी संत थे। उनकी शायरी मोहब्बत, खुलूस और साथ मिलकर रहने का पैगाम देती है। नोट कर लिया? अब आपका सवाल आता है, जब आदमी वनप्रस्थ आश्रम, तो उसके फराइज क्या होते हैं? वनप्रस्थ आश्रम, ये आपने पढ़ा था ना कि ये 4 जिंदगी की स्टेजेस बताई थी, कि छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसके बाद उसकी मतलब वो शादी करता है। अलग अलग आश्रम की अलग अलग चीजें थी। तो ये वानप्रस्थ आश्रम जो था, इसकी जिम्मेदारियां क्या थी? जब दाखिल होते थे, इनका काम होता था, क्या काम होता था? रियाजत करना, रियाजत करना, ठीक है, जंगल में रहना। देखिए नाम से वनप्रस्थ, वन माने जंगल, इस तरह आपको याद रह जाएगा। वानप्रस्थ आश्रम या वनप्रस्थ आश्रम का मतलब, वन माने जंगल, यानी वो आश्रम, जिंदगी की वो स्टेज जब जंगल में रहना होता है। ठीक है, जंगल में रिहाइश, जंगल में रिहाइश करना, ठीक है। और रूहानी तरक्की कैसे हो सकती है? रूहानी तरक्की का इलाज ढूंढना, इलाज तलाश करना। राइट? वनप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ भी नाम होता है इसका, वानप्रस्थ। रियाजत करना यानी बस अल्लाह को याद करना है, जंगल में रहना है, और रूहानी तरक्की कैसे हासिल होती है उस पर तवज्जो देना है। ठीक है।
हाँ, जदीद दौर में जात पात के निज़ाम में क्या तब्दीलियां आईं? जदीद दौर में जो जात पात का निज़ाम था, देखिए पहले जात पात के निज़ाम में जो शूद्र मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते थे, लेकिन जदीद दौर में ये निज़ाम थोड़ा तेज हुआ, थोड़ा बेहतर हुआ। इसमें क्या हुआ, तालीमी मौक़े ज़्यादा हासिल हुए, तालीमी मौक़े हासिल हुए। इसके अलावा मतलब जात पात से निकलकर इंसानियत की तरफ तवज्जो दी गई। इसमें तालीमी, एक तो इसमें तालीमी मौक़े मिले, और इसके अलावा क्या कह सकते हैं हम इसको, माली तरक्की, माशी तरक्की की तरफ माशी यानी जब तक इंसान रोजी रोटी से आजाद नहीं होगा वो काम कैसे करेगा, तो माशी तरक्की हुई, तालीमी मौक़े मिले, माशी तरक्की हुई, और जात पात के निज़ाम में और क्या तब्दीली आई, जात पर मबनी तफरीक खत्म हुई। सबसे बड़ी बात ये, जो जात पर मबनी तफरीक थी वो खत्म हुई, जात पर मबनी तफरीक खत्म हुई। ठीक है, आगे नोट कर लिया, तालीमी मौक़े मिले, माशी तरक्की हुई, जात पर मबनी तफरीक खत्म हो गई। नोट किया, आगे बढ़ूं? हाँ जी, दीपांकर असरीजना की दो अहम शराकतें बयान करें। क्या है सर? ये तो भरतनाट्यम है, नाट्यम की जगह नाट्यम कर लीजिए, भरतनाट्यम। दीपांकर सृजन, इसका नाम ठीक कर लीजिए, दीपांकर सृजन। अच्छा, ये मिल गया है, कोई ज्यादा बड़ी गलती नहीं है। दीपांकर सृजन की दो अहम शराकतें बयान करिए। उन्होंने पहली ये थी, बुद्ध मत को फरोग दिया, बुद्ध मत को फरोग दिया, और उनकी तहरीरों से बंगाली अदब में एक नया मोड़ आया। उनकी तहरीरों से बंगाली अदब में एक तरीके का बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, बुद्ध मत की तालीमात को फरोग दिया, और बंगाली अदब में बहुत तब्दीलियां आई। उनकी तहरीरों की वजह से बंगाली अदब एक तरह से बहुत फरोग पाया। बंगाली अदब को उनकी तहरीरों की वजह से फरोग मिला। बुद्ध मत को फरोग दिया, बंगाली अदब को उनकी तहरीरों की वजह से फरोग मिला। ठीक है, आगे बढ़ूं? 41 से 45 के जवाबात तकरीबन 40 से 50 अल्फाज में। सकाफत एक इंसानी तख्लीक करदा माहौल की अक्कासी करती है। अच्छा, भरतनाट्यम वाला रह गया जी, सॉरी जी बच्चों। हाँ, मुझे बताया सर ने, मैं भूल गई, आगे बढ़ गई थी। भरतनाट्यम की दो खुसूसियात कौन कौन सी हैं? भरतनाट्यम देखा है कभी किसी ने? देखिए, ये गेटअप होता है भरतनाट्यम का, गेटअप ये होता है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सबको नजर आ रहा है? ये गेटअप होता है भरतनाट्यम का। ये एक क्लासिकी रक्स है, ये पुराना रक्स है भरतनाट्यम। इसमें दास्तानों की कहानियां और पुरानी दास्तानों की, पुराने अफसानों की कहानियां बयान की जाती हैं। ठीक है, ये है भरतनाट्यम का
गेट अप। तो भरतनाट्यम की खुसूसियत क्या है कि एक तो ये भरतनाट्यम क्लासिकी रक्स की शक्ल है, क्लासिकी रक्स की शक्ल है। और इसके मौज़ूआत जो होते हैं वो दास्ताने और मजहबी मौज़ूआत होते हैं। इस रक्स के मौज़ूआत मैं चाहूँ ना अलग पेज खोल के भी आपको लिख सकती हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हर सवाल के बाद नीचे जवाब लिखा हो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया बेटा जवाब कि भरतनाट्यम क्लासिकी रक्स की शक्ल है। इस रक्स के मौज़ूआत मजहबी और पुरानी दास्तानों पर मबनी है, दास्तानों पर मबनी है। ठीक है, और कुछ है सर इसमें कोई खास? दो बताने ना, वैसे तो मैंने दो शर्तें बता दी हैं, ये काफी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम जिस तहजीब व तमद्दुन में सांस लेते हैं, हम जहाँ रहते हैं, वो हमारी सकाफत होती है। हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन हमारी सकाफत की निशानदही करती है। कैसे करती है जरा बताएगा कोई? चले मैं बता देती हूँ। एक इंसानी कैसे, इस बयान की वजाहत करें। सकाफत क्या है? सकाफत वो तख्लीक करदा माहौल है, लिखा हुआ है, मैं वो नहीं बताऊंगी आपको। सकाफत वो तहजीब, वो तमद्दुन, वो तर्ज जिंदगी, रवायात, मुश्तमिल है। सकाफत वो तमद्दुन, वो तर्ज जिंदगी, वो रवायत है, उलूम व फनून पर ठीक है। और ये सकाफत से क्या होता है? इंसानों को जोड़े रखती है। सकाफत अपनी तहजीब, अपने तमद्दुन के जरिए हम अपनी जड़ों से, अपने लोगों से जुड़े रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सकाफत मुतहर्रिक है। सकाफत एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती रहती है, बिल्कुल होती है। आपके बाप दादा जो करते थे, आपके भाई भी वो काम करते होंगे। कोई बर्तन बनाने का काम करता है तो उसकी नस्लें आ रही हैं, कोई कुम्हार है तो उसकी नस्लें कुम्हार बनी हुई हैं। मुतहर्रिक तो है ही, हरकत तो करती रहती है एक जगह से दूसरी जगह, वक्त के साथ साथ बदलती है। जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, जैसे नई नई तब्दीलियां आती जाती हैं, सकाफत बदलती जाती है और लोगों से नस्लों में मुंतकिल होती जाती है। समझ रहे हैं आप? वक्त के साथ साथ बदलती है, वक्त के साथ साथ बदलती है। नई टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी, समाजी तब्दीलियां, समाजी तब्दीलियां, सकाफत को मुतहर्रिक रखती हैं, ठीक है, मुतहर्रिक रखती हैं। बस काफी है। हिंदी अदब और ज़बान की तरक्की की वजाहत करें। नोट कर रहे हैं ना आप, इसलिए थोड़ा सा कि मुझे शायद ऊपर करना पड़े, इसलिए मैं थोड़ा 2 मिनट रुकी हुई हूँ। हिंदी अदब और ज़बान की तरक्की की वजाहत करें। हिंदी अदब और ज़बान की तरक्की कदीम दौर से शुरू हुई है। कदीम दौर से शुरू हुई, जिसमें शायरी, जितना मैं करा रही हूं ना, अगर इतना भी आप लोगों ने पढ़ लिया तो भी आपके पेपर सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, आगे पीछे यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थोड़ी सी उनकी साख्त बदल जाएगी, पूछने का थोड़ा अंदाज बदल जाएगा, लेकिन सवाल तो यही होंगे सारे। ठीक है, जिसमें शायरी, नस्र और मजहबी मैटर शामिल है, जिसमें शायरी, मजहबी और नसरी क्या कहेंगे, मवाद शामिल है। ठीक है, 19वीं सदी में जदीद हिंदी अदब ने तरक्की करी, जिसकी वजह से हिंदी अदब बहुत और मुस्तहकम हुआ। 19वीं सदी में हिंदी, तो ये क्या समझेंगे तरक्की पसंद तहरीक, थोड़ा सा बताया था मैंने इनको, तरक्की पसंद तहरीक 1932 का हवाला देखिए, देखती हूँ। 19वीं सदी में हिंदी, बल्कि जदीद हिंदी अदब ने तरक्की की, जिसमें तरक्की पसंद तहरीक, नावल और कहानियों का इजाफा हुआ। बस इतना लिखिएगा, जिसमें तरक्की पसंद तहरीक, का इजाफा हुआ, बस इतना लिखिए आप। नावल और कहानियां तो ऑलरेडी उसमें हो ही जाती हैं। ठीक है, कीजिए। गुजराती अदब की तरक्की की वजाहत करें। अब गुजराती अदब पूछ रहे हैं, ठीक है। एनी बेसेंट ने, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की बुनियाद डाली थी, आपको शायद याद हो। उन्होंने उसमें क्या किरदार अदा किया? एनी बेसेंट, पहली बात तो एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की बुनियाद डाली, उसकी फाउंडर हैं वो। एनी बेसेंट, क्या नाम है ये? एनी बेसेंट, क्या नाम है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने
थियोसॉफिकल सोसाइटी की बुनियाद डाली, जिसका मकसद, कोई भी सोसाइटी जब कायम की जाती है तो उसका एक मकसद होता है, ठीक है, जिसका मकसद हिंदुस्तान में तालीम को फैलाना था, हिंदुस्तान में तालीम को फरोग देना था, जिसका मकसद हिंदुस्तान में तालीम को फरोग देना था, रूहानी तालीमात को फैलाना था, रूहानी तालीमात को फैलाना था, ठीक है, बस इतना लिखिए। ओके, विवेकानंद की समाजी फलसफे की खुसूसियात का तज्जिया करें। देखिए, विवेकानंद हुए और रामानुज हुए या और दूसरे जितने भी साइंटिस्ट, समाजी मुसलहकार, सर सैयद हुए, सब पे सवाल ज़रूर आता है। पिछली बार सर सैयद पे भी सवाल आया था, स्वामी विवेकानंद अलग तहरीक के तौर पे आया था, एनी बेसेंट पे भी सवाल आया था, ये बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है, तो इस समझ लीजिए कि आगे पीछे करके इसी तरह आएगा। विवेकानंद की समाजी फलसफे की खुसूसियात क्या थी? उनकी खुसूसियत थी इंसानियत की खिदमत, इंसानियत की खिदमत करना, इंसानियत की खिदमत करना, मजहबी हम आहंगी, मजहबी हम आहंगी पैदा करना, मजहबी हम आहंगी पैदा करना, ठीक है, रूहानी बेदारी, रूहानी बेदारी लाना, रूहानी बेदारी लाना, लोगों में प्यार मोहब्बत और खुद एतमादी लाना, ठीक है। अब तो ये आपके करने का काम है। 44 देखिए आप, अच्छा ऊपर वाला क्वेश्चन लिख लिया, इंसानियत की खिदमत करना, मजहबी हमांगी पैदा करना, रूहानी बेदारी लाना, लोगों में प्यार मोहब्बत और खुद एतमादी लाना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आपकी बहन ने हाल ही में दिल्ली हाट से कलामकारी साड़ी खरीदी है। कलाकारी, कामकारी जो भी है, हिंदुस्तानी सकावत और फिरसे के तालिब इल्म के तौर पर इसकी कलामकारी को फन की 3 नुमाया खुसूसियात बताएं। ये सर क्या है? कलामकारी नहीं होगा, इसका ये होगा कलाकारी है, ठीक है। ये आपको खुद लिखना है। कोई भी साड़ी जो आप खरीदते हैं या कोई सूट खरीदते हैं तो उसकी क्या खुसूसियात होती थी वो आपको बतानी है, ये आपका काम है। 45 क्वेश्चन देखिए, मुगल दौर के तालीमी निज़ाम की 3 खुसूसियत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली खुसूसियत, तालीमी निज़ाम की खुसूसियत देखिए मुगल दौर की, मदारिस और मकातिब का क़याम, मदारिस और मकातिब का क़याम। मुगलों के दौर में मदरसे बन गए थे, मदरसों में तालीम दी जाती थी और ये मदरसे तालीमी मराकज़ के तौर पे काम करते थे, ठीक है। इसलिए मदारिस और मकातिब का क़याम दीनी और दुनियावी
علوم سکھانا دینی اور دنیاوی، علوم سکھانا، ٹھیک ہے. یہاں جدید تعلیم جیسے سائنس، ٹھیک ہے، ریاضی اور ادب بھی پڑھایا جاتا تھا. یا یہاں جدید تعلیم جیسے سائنس، ریاضی اور ادب بھی پڑھائے جاتے تھے. ٹھیک ہے. تعلیم میں اعلیٰ معیار کا خیال رکھا جاتا تھا جس کا مقصد تعلیم یافتہ طبقہ تیار کرنا تھا. تیسرا کیا ہے؟ تعلیم میں اعلیٰ معیار دینا جس کا مقصد تعلیم یافتہ طبقہ تیار کرنا تھا. ٹھیک ہے، کرنے دو، یہ بڑا تھا تھوڑا لکھنے دو. مدارس اور مکاتب کا قیام، جس دینی اور دنیاوی علوم سکھانا، جدید تعلیم جیسے سائنس، ریاضی اور ادب بھی پڑھائے جاتے تھے. تعلیم میں اعلیٰ معیار دینا جس کا مقصد تعلیم یافتہ طبقہ تیار کرنا تھا. ٹھیک ہے، لکھ لیا. 46 سوال. جی ٹھیک ہے. ہاں سب ثقافت تو بتا ہی دیا کیا ہے کیا نہیں ہے. مغل حکمراں قدرت کے بڑے عاشق تھے، ان کی بنائی مختلف باغات کی وضاحت کریں. یہ کر دیجئے، کوئی بات نہیں. سب سے امپورٹنٹ تو راجہ رام موہن رائے کا ہے. مغل حکمراں کا میں اتنا بتا دیتی ہوں، قدرت کے بڑے عاشق تھے، ان کے بنائے ہوئے مختلف باغات کی وضاحت کی. ان کے باغ کیسے تھے سر ذرا دکھائیں گے؟ رامانوجن بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور راجہ رام موہن رائے بھی، کیونکہ ان پہ سوال ریپیٹ ہوتے ہیں ہمیشہ. قدرت کے بڑے عاشق تھے مغل حکمراں، انہوں نے بہت سارے باغ بنوائے. کشمیر میں شالیمار، جی کشمیر میں شالیمار، ٹھیک ہے، کیا؟ ہاں نشاد باغ اور کیا نام ہے، ایک اور بڑا مشہور باغ ہے وہاں کا، یاد نہیں آ رہا مجھے. کشمیر میں شالیمار باغ، نشاد باغ، اور اس کے علاوہ یہ بہت ہی خوبصورت باغ تھے. کشمیر ان کی خاص بات تھی، جو ہر چیز بڑی آرٹسٹک بناتے تھے. ٹھیک ہے. اس میں پانی کی جھیلیں بھی ہوتی تھیں، پانی کی جھیلیں، ٹھیک ہے. ہاں، راجہ رام موہن رائے کو جدید بھارت کا باپ کیوں کہا جاتا ہے؟ فادر آف ماڈرن انڈیا. بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، بالکل یاد کر لیجئے گا. سر جلدی سے بتا دیجئے مجھے، میں کرتی ہوں. یہ دے دیں گے آپ اس کا جواب تینوں بچوں کو، میں سمجھا دیتی ہوں. پہلی بات تو تعلیمی اصلاحات کی انہوں نے، راجہ رام موہن رائے نے تعلیمی اصلاحات کی. ٹھیک ہے. جدید ادارے قائم کیے. جی ان کا آنسر آپ کو ڈیٹیل میں لکھنا ہے، سر آپ کو اس کی آنسرز کی PDF بھیج دیں گے. ٹھیک ہے.
اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں کیجیے گا، پریشان نہیں ہوئے گا. سماجی اصلاحات کی بہت انہوں نے، سماجی اصلاحات، یہ میں صرف آپ کو سمجھا رہی ہوں. ٹھیک ہے سر، آپ کو اس کی پی ڈی ایف بھیج دیں گے. عورتوں کے حقوق پہ کام کیا، کہ حقوق، ٹھیک ہے، اور باقی سر آپ کو بتا دیں گے. رامانوجن اور یہ دونوں، رامانوجن تو ضرور بتا دیجئے سر. ریاضی، آپ کو پتا ہے میتھمیٹکس کے میدان میں رامانوجن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آج انہی کے بتائے ہوئے جتنے فارمولاز ہیں وہ ہم عمل کر رہے ہیں. سرینواس رامانوجن، نئے نظریات، آپ کو یہ میں صرف سمجھا رہی ہوں، نئے نظریات انہوں نے دیے. ٹھیک ہے، تقسیم کا جو آج ہم دیکھتے ہیں، ڈیوائڈ کرنا، تقسیم کا فارمولا انہوں نے ہی دیا ہم کو، تقسیم کا فارمولا دیا. ٹھیک ہے، بس اب باقی آپ اس میں سے دیکھ کے لکھیے گا. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.